मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ओम्बुड्समैन, लोकपाल और लोक आयुक्त। ये तीनों संस्थाएं प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से गठित की जाती हैं। विशेष करके यूरोपियन राष्ट्रों में और उनमें भी नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इन देशों में ऐसे उच्च अधिकारी को ओम्बुड्समैन कहा जाता है। इसका काम है प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करना, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कुशासन करने पर उनकी जांच करना। प्रशासनिक अधिकारी यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो ऐसे सभी प्रकार की शिकायतों की जांच करना। तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, यहां पर इसे ओम्बुड्समैन कहा जाता है। इंग्लैंड में भी यह व्यवस्था है, लेकिन इंग्लैंड में इसे पार्लियामेंट्री कमिश्नर, संसदीय आयुक्त कहा जाता है। भारत में इसे केंद्र में लोकपाल कहा गया है और प्रांतों के लिए लोक आयुक्त पद का गठन किया गया है। केंद्र में लोकपाल है भारत में, और प्रांतीय सरकारें अपने अपने ढंग से लोक आयुक्त के पद को सृजित करती हैं। इनके सभी प्रांतों के कानूनों में थोड़ा बहुत आगे पीछे अंतर रहता है, लेकिन काम वही है। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोक आयुक्त और संसदीय आयुक्त, इन सब का काम है प्रशासनिक अधिकारियों पर, प्रशासन पर नियंत्रण रखना, जांच करना। नियंत्रण रखने का मतलब यह नहीं है कि विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी इसको रिपोर्ट करते हैं, नहीं। यदि मान लीजिए किसी प्रकार की शिकायत आती है, तब फिर ऐसे प्रकरणों की ये अधिकारी जांच करते हैं। इसको परिभाषित करते हुए डोनाल्ड रॉबर्ट कहता है कि ओम्बुड्समैन प्रशासनिक व्यवस्था का एक स्वतंत्र और राजनीतिक तटस्थ अधिकारी है। स्वतंत्र होता है और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। मतलब यह है कि किसी भी दल की सरकार बने, वह अपने पद पर यथावत बने रहता है, जैसे प्रशासनिक अधिकारी अपने पद पर यथावत बने रहते हैं। और वह प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध जनता की शिकायत सुनता और जांच करता है। तो जनता की शिकायत सुनना, उसकी जांच करना, और यदि आवश्यक हो तो उसके विरुद्ध मुकदमा की तैयारी करना, ये ओम्बुड्समैन का काम है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कहा गया है कि ओम्बुड्समैन नौकरशाही की शक्तियों के दुरुपयोग के संबंध में, यदि नौकरशाह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो इसके संबंध में शिकायत की जांच करने वाला आयुक्त होता है। नौकरशाह यदि अपने अधिकारों का, शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, नाजायज लाभ उठाते हैं, तो इस प्रकार की शिकायतें आने पर ओम्बुड्समैन उसकी जांच करता है और उसके विरुद्ध मुकदमा दायर करने की तैयारी करता है। तो ये इसको परिभाषित इस ढंग से किया गया है, मतलब प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके संबंध में कुछ बातें हैं कि ये स्वतंत्र होता है, तटस्थ होता है। मतलब स्वतंत्र इस माने में कि इसकी सचिवालय व्यवस्था अलग होती है, कार्यपालिका के नियंत्रण से सर्वथा मुक्त होता है और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। मतलब कार्यपालिका इसको किसी प्रकार से दबाव में नहीं ला सकती। और दूसरी चीज, चाहे किसी भी दल की सरकार बने, ये अपने पद पर बना रहता है। भले ही इसका कार्यकाल सीमित होता है, 5 वर्ष होता है या कुछ समय या 65 वर्ष की आयु तक होता है, लेकिन यह अपने पद पर बना रहता है। इसको हटाया नहीं जा सकता। हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। दूसरी चीज, प्रशासनिक अन्याय और कुशासन की जांच करता है। प्रशासनिक अन्याय, मान लीजिए प्रशासन ऐसा काम करता है जिससे आम जनता पर अन्याय हो रहा है या कुशासन हो रहा है। कुशासन के अंतर्गत मान लीजिए काम विलंब से हो रहा है, उसमें भाई भतीजावाद आ रहा है। यदि मान लीजिए प्रशासनिक अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनुचित लाभ कमा रहा है, तो ये सब कुशासन के अंतर्गत आते हैं, इनकी यह जांच करता है।
और तीसरा, यह संसद में प्रतिवेदन देता है। इन देशों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, इन देशों में और इंग्लैंड में भी वह संसद में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। मतलब कि सम्राट, जैसे इंग्लैंड में सम्राट को प्रतिवेदन देता है, भारत में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है। ये इन प्रतिवेदनों को कार्यपालिका का मुखिया, राष्ट्रपति या सम्राट संसद में पेश करता है और संसद में उस पर चर्चा होती है। इसका विकास, इसका सबसे पहले गठन किया गया था स्वीडन में 1809 में। देखिए, हम 2013 में भारत में लोकपाल विधेयक लेकर आए 2013 में, जबकि 1809 में स्वीडन में इसकी स्थापना हो चुकी थी। सोचिए, प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासन में अच्छा काम करने की दृष्टि से, प्रशासनिक स्वच्छता की दृष्टि से स्वीडन कहां है, भारत कहां है। तो स्वीडन में 1809 में इसका गठन हुआ, फिनलैंड में 1920 में, डेनमार्क में 1954 में, नॉर्वे और न्यूजीलैंड में 1962 में और इंग्लैंड में 1967 में इस पद की स्थापना की गई। मोटे तौर पर इन देशों में जो ऑम्बुड्समैन की व्यवस्था है उसमें यह है कि यह संसद द्वारा निर्वाचित होता है और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरी चीज, लोक सेवकों की निगरानी करना, जांच करना, मुकदमा दायर करना। इन पांचों देशों में यही काम ऑम्बुड्समैन के द्वारा किया जाता है। जहां तक इंग्लैंड का प्रश्न है, इंग्लैंड में ऑम्बुड्समैन को ही संसदीय आयुक्त कहा जाता है, पार्लियामेंट्री कमिश्नर, तो उसे संसदीय आयुक्त कहा गया है इंग्लैंड में। इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। यह 65 वर्ष या 5 वर्ष तक अपने पद पर काम करता है। इसका वेतन में कटौती नहीं की जा सकती और यह कार्यपालिका से मुक्त होता है। मतलब कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल इस पर दबाव नहीं डाल सकते, आप ऐसा करिए, ऐसा मत करिए बोल करके। फिर यह पक्षपात, विलंब, मनमाना व्यवहार, भ्रष्टाचार, इस प्रकार की शिकायतें यदि उसके पास आती हैं तो उन सब की जांच करता है। लेकिन इंग्लैंड में एक व्यवस्था विशेष रूप से स्थापित की गई है कि संसद सदस्य के माध्यम से ही आम जनता किसी प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध शिकायत कर सकती है। जनता खुद शिकायत नहीं कर सकती, वह किसी सांसद को माध्यम बना करके शिकायत दर्ज करा सकती है। तो जब तक सांसद शिकायत दर्ज नहीं कराएगा तब तक संसदीय आयुक्त जांच नहीं करता। इंग्लैंड में इसको संसदीय आयुक्त कहा जाता है। फिर प्रशासनिक कुव्यवस्था के विरुद्ध या कुशासन के विरुद्ध यह जांच करता है। तो विदेशों में इस प्रकार की जांच व्यवस्था कम से कम प्रशासन के विरुद्ध है और हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कम से कम नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, इन देशों को प्रशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देश माना जाता है, क्योंकि यहां पर सब काम नियम से होते हैं, यहां पर समय पर होते हैं, यहां पर जनता को तकलीफ बहुत कम होती है। इसके ठीक विपरीत भारत की स्थिति है। इसलिए भारत में लोकपाल, केंद्र सरकार में लोकपाल और प्रांतों में लोक आयुक्त के पद का गठन किया गया है। देखें अब भारत की ओर। भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है? सबसे पहली बात, जन शिकायत निवारण की व्यवस्था। भारत में प्रशासन के विरुद्ध जनता की शिकायत के निवारण की कोई व्यवस्था संविधान में नहीं है, या जो है वह पर्याप्त नहीं है। और इसके अलावा यदि हम प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायत प्रशासन से करते हैं तो प्रशासन का उच्च अधिकारी अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को पूरा संरक्षण प्रदान करता है, तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता, उसके काम को सही साबित करने की कोशिश करता है। अभी 2-3 साल पहले की बात है, एक आईएएस प्रशिक्षु जो किसी अनुभाग में एसडीएम के पद पर कार्यरत था, उसने एक व्यक्ति से 20,000 रुपए रिश्वत लिया। उसको ट्रेस किया गया, पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया और उसके बाद पूरा मामला रफा दफा हो गया। क्यों?
क्योंकि आईएएस अधिकारी अपने सभी साथियों को बचाते हैं। यही स्थिति हर कार्यालय में देखने को मिलती है कि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को पूरा बचाने की कोशिश करता है, पूरा संरक्षण प्रदान करता है। तो जल शक्ति के जन शिकायत के निवारण की कोई व्यवस्था भारत में प्रभावशील नहीं है या प्रभावकारी नहीं है। दूसरी चीज, न्यायालय में प्रकरण वैसे भी अधिक हैं, तो न्यायालय में यदि और इसी प्रकार के प्रकरण यदि दायर किए जाएं तो न्यायपालिका में एक बार कोई मुकदमा गया तो फुर्सत है फिर आराम से 10, 15, 20 साल में जब तक निर्णय होता है तब तक वो व्यक्ति वादी भी हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए और प्रतिवादी भी हो सकता है रिटायर हो चुका हो। तो ऐसे में न्यायपालिका से हम शीघ्र न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते। दूसरी चीज, तीसरा है भ्रष्टाचार नियंत्रण करने की आवश्यकता है। भारत में जितना भ्रष्टाचार है उतना भ्रष्टाचार दुनिया के बहुत कम देशों में है। फिर शीघ्र सुनवाई, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे शीघ्र सुनवाई हो और जिस पर अन्याय हुआ है उसका प्रतिकार शीघ्र हो। फिर प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए, इसके लिए भी लोकपाल या लोकायुक्त के पद का होना आवश्यक है। और आगे है प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिज्ञों के गठबंधन को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी गठजोड़ करके भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। इससे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिज्ञ झूठला नहीं सकता। इन दोनों का गठजोड़ भारत में बहुत खतरनाक है, कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में। देखें भारत में इसका विकास क्रम कैसे हुआ। 1956 में डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी भारत के बहुत बड़े कानूनविद थे, हाई कोर्ट के वकील थे, इंग्लैंड में भारत के राजदूत भी रहे, संसद के भी सदस्य रहे, और उन्हीं के पुत्र हैं अभी जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत माने हुए वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्हीं के पुत्र हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने संसद में 1956 में लोकपाल के पद की आवश्यकता के बारे में उन्होंने भाषण दिया था। इसके बाद भी और कुछ अवसरों पर भी उन्होंने लोकपाल के पद की आवश्यकता को वहां पर उजागर किया था। इसी बीच प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना, जिसके अध्यक्ष पहले मोरारजी देसाई थे, बाद में के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने। तो के हनुमंतैया के नेतृत्व में इस प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में अपनी रिपोर्ट में लोकपाल और लोक आयुक्त के पद को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। इसी के तारतम्य में अनेक पापड़ बेले गए, एक बार नहीं 10 बार पापड़ बेले गए। काम चल रहा है, हो रहा है। हो सकता है जनता को दिखाने के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के विधेयक संसद में पेश किए गए, एक नहीं 10 बार। 1968 में सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्रित्व काल था। 1968 में लोकपाल विधेयक पेश किया गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया। इसके बाद 1971 में दोबारा पेश किया गया, उस पर भी सहमति नहीं हो पाई। इसके बाद जनता सरकार बनी 1977 में, उसने भी लोकपाल विधेयक पेश किया, पास नहीं हो पाया संसद से। फिर राजीव गांधी ने 1985 में लोकपाल विधेयक पेश किया संसद में, वो भी पास नहीं हो पाया। फिर वीपी सिंह आए 1989 में, उन्होंने भी विधेयक पेश किया, वो भी पास नहीं पाया संसद के दोनों सदनों से। फिर देवेगौड़ा ने 1996 में इसको पेश किया, वो भी नहीं हो पाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार 1998 और 2001 में लोकपाल विधेयक पेश किया, वो भी काम नहीं हुआ। फिर और इसी बीच अन्ना हजारे ने जो महाराष्ट्र के एक समाज सेवी हैं, उन्होंने 2011 में कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर के आंदोलन किया था, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार लोकपाल विधेयक लाने के लिए विवश हुई। लेकिन 2011 में जब विधेयक पेश किया गया तो उसके बारे में भी राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं हो पाई। परिणाम स्वरूप वो पूरा फिर डस्टबिन में चला गया। जब अन्ना हजारे ने धमकी दी, चेतावनी दी सरकार को कि इतने दिन के अंदर यदि आप लोकपाल विधेयक पास नहीं करते हैं तो हम आमरण अनशन करेंगे,
तब 2013 में जाकर के संसद ने संशोधित विधेयक पास किया और उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद यह फिर वर्तमान समय में लागू है। तो देखिए 1968 से लेकर के 2013 तक 10 विधेयक लोकसभा में पेश किए गए, कुछ राज्यसभा में पेश किए गए, कुछ को लोकसभा ने पास किया, कुछ को राज्यसभा ने, कहीं पर सहमति हुई, कहीं पर असहमति हुई, कहीं पर बहुत ज्यादा विरोध होने लगा। ये तमाम प्रकार की गतिविधियां होती रहीं। आखिरकार 2013 में यह विधेयक पारित हुआ। इसमें मोटे तौर पर जो प्रावधान है यह है कि इसमें एक अध्यक्ष होगा, 8 सदस्य होंगे। इन एक जो अध्यक्ष होगा वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के समकक्ष होगा या सेवानिवृत्त होगा। जो 8 सदस्य होंगे, इन 8 सदस्यों में 4 सदस्य, आधे सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे, मतलब वो भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर काम करने वाले या काम कर चुके होंगे, ऐसे व्यक्ति होंगे। और 4 सदस्यों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया। इनकी एक समिति इनको नियुक्त करेगी। इस समिति में प्रधानमंत्री होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, लोकसभा का स्पीकर होगा, लोकसभा में विरोधी दल का नेता होगा और एक न्यायविद होगा। इन 5-6 लोगों की समिति मिलकर के लोक आयुक्त और सदस्यों को, लोकपाल और सदस्यों को नियुक्त करने का काम करेगी। फिर पदच्युति बहुत कठिन होगी। छोटी मोटी, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था है, इसी प्रकार से लोकपाल को भी हटाने का प्रावधान बहुत कठिन किया गया है। इनकी अवधि 5 वर्ष की होगी और 5 वर्ष के बाद ये रिटायर हो जाएंगे या 65 साल की अवधि तक होगी। यह इसके लिए जो प्रावधान है, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यह लोकपाल स्वतः संज्ञान लेकर किसी मामले की जांच कर सकता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान है। स्वतः संज्ञान, यदि समाचार पत्र या अन्य किसी माध्यम से किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की सूचना मिलती है, कोई गड़बड़ी की सूचना मिलती है, तो लोकपाल स्वतः संज्ञान लेकर के उसकी जांच कर सकता है। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर के निम्न स्तर के समस्त कर्मचारी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। मतलब कि यह लोकपाल चाहे तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों, अन्य मंत्री, सभी मंत्रियों के विरुद्ध, संसद सदस्यों के विरुद्ध, क्लास 1, 2, 3, 4 समस्त अधिकारियों के विरुद्ध यह जांच कर सकता है। फिर इसके अधीन अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया है, क्योंकि यह जांच करता है, जांच करके रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट के आधार पर भी मुकदमा दायर किया जाता है। तो मुकदमा दायर करने के लिए अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया है। फिर सीबीआई इसकी एक प्रमुख जांच एजेंसी है, लेकिन सीबीआई के मामले में एक महत्वपूर्ण परेशानी यह है कि सीबीआई वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के अधीन है। सीबीआई जो भी काम करता है प्रधानमंत्री के आदेश से करता है, एक, और दूसरा, सीबीआई जो भी काम करता है प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। और यदि यह लोकपाल सीबीआई के माध्यम से जांच करने का काम करेगा तो सीबीआई तो मूलतः प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है, तो सीबीआई लोकपाल के प्रति उतना ईमानदार नहीं रह पाएगा। तो फिर एक दूसरा संगठन का निर्माण किया जाए। अभी तक दूसरा संगठन का निर्माण नहीं किया गया है। जिस प्रकार से सीबीआई की एक खास स्थान है हमारे देश में जांच के मामले में, क्या इसी प्रकार का एक दूसरा संगठन बना करके उसे लोकपाल के अधीन किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन करेगा कौन? और लोक सेवकों को अपने पक्ष रखने का अधिकार है। जिसके विरुद्ध जांच चल रही है वह भी अपनी सफाई दे सकता है। यह है लोकपाल व्यवस्था। इसमें कुछ दोष हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राजनीतिक दलों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। मतलब कि राजनीतिक दल भारत में भ्रष्टाचार की जड़ हैं और इन्हीं राजनीतिक दलों के विरुद्ध इसे जांच करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। एक बात ध्यान रखें, यदि राजनीतिक दल, ठीक है,
राजनीतिक चेतना जागरूक करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तमाम प्रकार का काम करते हैं, लेकिन ये जितने भ्रष्ट होते हैं उतने भ्रष्ट कोई नहीं होते। तो राजनीतिक दलों के विरुद्ध जांच करने का इसको अधिकार नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ा इसकी कमी है। दूसरी चीज, इसी प्रकार से धार्मिक संस्थाओं और एनजीओज जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, इनको भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। फिर तीसरी चीज, इसको सीबीआई को पूरी तरह से इसके अधीन नहीं रखा गया है। तो किस प्रकार से यह जांच करेगा? आखिर सीबीआई के ऊपर निर्भर होकर यदि जांच करेगा यह, क्योंकि लोकपाल खुद उसके सदस्य तो जाकर किसी घटना की जांच नहीं करेंगे, सीबीआई को ही कहा जाए कि जांच करो। तो सीबीआई की पहली लॉयल्टी प्रधानमंत्री, प्रशासन और शासन के प्रति है, लोकपाल के विरुद्ध नहीं है। तो फिर यहां पर यही परेशानी है। तो वर्तमान में जो लोकपाल विधेयक बना भी है उसमें भी बहुत बड़ी कमी है। इसी लोकपाल के तर्ज पर प्रांतों में भी लोक आयुक्त के पद का गठन किया गया है। इस माने में महाराष्ट्र में सबसे पहले 1972 में लोक आयुक्त के पद का गठन किया गया और वर्तमान समय में लगभग 19-20 राज्यों में लोक आयुक्त का पद सृजित किया गया है। और लोक आयुक्त को इसी प्रकार से प्रशासनिक मामलों में या भ्रष्टाचार के मामलों का जांच करने का अधिकार दिया गया है। थोड़े बहुत आगे पीछे परिवर्तन सहित विभिन्न राज्यों में जो लोक आयुक्त अधिनियम बनाया गया है उसके जो प्रमुख प्रावधान है उस पर चर्चा करें कि कुछ राज्यों में यह 1 सदस्यीय है, कुछ प्रांतों में 3 सदस्यीय है, मतलब बहु सदस्यीय है। कहीं पर कुछ राज्यों में इसकी अवधि 3 वर्ष है, कहीं पर कुछ राज्यों में इसकी अवधि 5 वर्ष है। तीसरी चीज, इसका वेतन संचित निधि से दिया जाता है, मतलब इसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती लोक आयुक्त के वेतन में। इसकी नियुक्ति में मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और सदन में प्रतिपक्ष नेता, ये 3 लोग मिलकर के लोकपाल की नियुक्ति करते हैं। इसका एक पृथक सचिवालय हर प्रांत में प्राय बनाया गया है। फिर इनकी पदच्युति की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के जांच करने का प्रयास करता है, क्योंकि कार्यपालिका का अनावश्यक दबाव उस पर नहीं होता। और फिर यह राज्यपाल को प्रतिवेदन देता है, राज्यपाल इस प्रतिवेदन को सदन में पेश करता है, सदन में इस पर बहस होती है। इसमें कुछ प्रांतों में इस लोक आयुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री को भी सम्मिलित किया गया है, तो कुछ प्रांतों में मुख्यमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। मतलब कि कुछ प्रांतों में मुख्यमंत्री के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार की जांच करने का इसको अधिकार दिया गया है और कुछ प्रांतों में यह अधिकार नहीं है। और शिकायत झूठी होने पर दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति लोक आयुक्त में किसी मंत्री, विधायक या किसी प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज करता है तो लोक आयुक्त उसकी जांच करता है। यदि यह शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायत करने वाले के विरुद्ध दंड देने का प्रावधान है। और यह किन मामलों पर सुनवाई करता है कि यदि मान लीजिए कोई प्रशासनिक अधिकारी या विधायक या मंत्री लाभ के लिए पक्षपात करते हैं, अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं या दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं या दायित्व का इस ढंग से निर्वहन करते हैं जिससे उनको लाभ प्राप्त होता है, तो ऐसे मामलों पर लोक आयुक्त के सामने शिकायत रखी जा सकती है। लोक आयुक्त उसकी जांच करके आवश्यक कार्यवाही करता है। यह है ऑम्बुड्समैन, लोकपाल, लोक आयुक्त। नियंत्रण का होना प्रशासन में आवश्यक है। जिस प्रकार से कौटिल्य ने हजारों वर्ष पहले कह दिया था, जिस प्रकार एक व्यक्ति जीभ में शहद रखता है तो वह इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि उसने शहद का टेस्ट नहीं लिया। इसी प्रकार से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो इस क्षेत्र में काम करते हैं भ्रष्टाचार नहीं करेंगे ऐसा कहना संभव नहीं है। जिस प्रकार से जल में रहने वाली मछली पानी कब पीती है
इसका पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से वित्त के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी कब शासकीय राशि का गबन कर देंगे, यह पता लगाना बहुत कठिन है। तो मूल बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर, सांसदों पर, विधायकों पर, मंत्रियों पर नियंत्रण का होना आवश्यक है, ताकि भ्रष्टाचार से कम हमको मुक्ति मिले, आम जनता की शिकायतों का निवारण हो, जिस उद्देश्य से प्रशासन का गठन किया गया है वह उद्देश्य पूरा हो, देश का शासन प्रशासन स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, जन कल्याण की नीति से युक्त हो। इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।